महावीर की वंदना के बाद जिस पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, उससे यह अनुरोध करता हूं कि यह उसका क्रम नहीं है, लेकिन उसकी बातचीत की शैली, आपसे स्वयं को बांध लेना और आपका मन मोह लेने का जो विशेष कौशल उसे प्राप्त है, उसका इस्तेमाल करे, उसका प्रयोग करे। आप सब जितने भी लोग हैं, मंच से लेकर पीछे तक, एक बार पहले कवि के सम्मान में आप स्वागत देंगे। और मैं मध्य प्रदेश के सतना नागौद से आए हुए उस लोकप्रिय कवि को आमंत्रित करता हूं, जिसने लाफ्टर में जाकर भी हिंदी कविता की मर्यादा को सुरक्षित रखा, वाचिक परंपरा की शिष्टता को सुरक्षित रखा, जिस कवि का नाम है अशोक सुंदरानी। आइए, शोक को अशोक करने के लिए मैं ठहाकों के पहले कवि को आवाज देता हूं और आशा करता हूं कि एक बार पूरा सदन जोरदार करतल ध्वनि से हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करे भाई अशोक। सभी थोड़ा सा और थोड़ा कर सकते हैं। हेलो, पहले चालू ही नहीं था, मैं अपने आप को यह समझने लगा कि मोदी की धरती पर मैं मनमोहन सिंह कैसे हो गया। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं आप सभी को प्रणाम। हाँ बे खींचो। ठीक, हंसने की बात नहीं, फोटोग्राफर भी वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है। वैसे बाद में पेशा हो जाता है, धीरे धीरे खींचता रहता है आदमी। ये मस्ती लेना, कोई तनाव मत लेना, टेंशन मत लेना। मैं टेंशन का कवि हूं ही नहीं, कोई भयानक कविता सुनाऊंगा भी नहीं। ये जितने भी फोटोग्राफर होते हैं, किसी भी शादी समारोह में आप चले जाओ, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं, दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप लेते हैं। एक शादी में मैं चला गया, फोटोग्राफर लगा हुआ था, दुल्हन का चेहरा कहीं ऐसे करे, कहीं ठुड्डी, कहीं गाल, कहीं बाल। मेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा कर क्या रहा है? बोला भाई साहब डिस्टर्ब मत करना बीच में, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा आज की रात अगर तू करेगा तो दूल्हा कब करेगा यार उसको एडजस्ट? मैंने कहा जिसको जिम्मेदारी मिली है उसी को कर लेने दें। हास्य कवियों का यही होता है, कोई भी बात करे कोई सीरियसली नहीं लेता। भगवान की कसम, टेंशन हर तरफ से आता है। युग परिवर्तन के संकेत हैं भाई साहब। बच्चों को बोले तो उल्टे जवाब देते हैं। मेरा क्लास 10th में पढ़ता है बड़ा वाला लड़का, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल होके आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक फिर फेल हो गया। शर्मा जी की लड़की को देख 82% नंबर आए, मिश्रा जी की लड़की को देख 94% नंबर आए। मेरे लड़के ने पलट के जवाब दिया पापा उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखे, आपका ठहाका गलत जगह पे आ गया। दर्द मेरा ये नहीं है, ये तो 18-19 साल का लड़का 10th में पढ़ने वाला, मेरा क्लास 4 में पढ़ने वाला लड़का, 8 साल का मासूम लड़का, वो लौटा स्कूल से तो बड़ा प्रसन्न, उछल रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, कूद रहा था। मैंने कहा अरे पहली बार स्कूल से लौटा इतना प्रसन्न? अरे बोले पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट है, भगवान कसम, कि लगता है पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा, मैंने कहा नालायक क्या सोचता है, जो मैडम पढ़ाती ज्ञान देती उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे उस बच्चे ने पलट के जवाब दिया पापा आप हरदम अपनी जुगाड़ में रहते हो। बहुत अच्छा, तेरा ही है, तेरा ही है, पक्का तेरा है। क्या कहो किसको कहो भाई साहब, युग परिवर्तन का संकेत है। बच्चे खराब हो गए, बुढ़े खराब हो गए। दादाजी से मैंने पूछा, आखिरी सांस ले रहे थे, मैंने कहा दादाजी कोई आपकी अंतिम इच्छा हो तो बताओ, तीरथ वीरथ करा के लाऊं? बोले बस बेटा आखिरी समय में राधे मां को गोद में उठाना चाहता हूं। ये युग परिवर्तन का संकेत है भाई साहब। किसको कहें क्या कहें साहब। डॉक्टर कुमार विश्वास ने मेरा परिचय लाफ्टर चैलेंज के लिए दिया। मैं सच बताता हूं, गुजरात वो जमीन है। 2007-8 में जब हम लाफ्टर चैलेंज में गए तो गुजरात का एक छोटा सा किसान चला गया, आनंद का। उसने वहां पर छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया, खेती करने लगा, खेती का विस्तार किया। एक दिन उसको पता नहीं क्या काम पड़ा बंबई के 3-4 अमीरों से।
वो उनके पास चला गया। बंबई के अमीरों के पास कोई काम नहीं होता, वो बात करते तो अपने मकान, वैभव, लेट बाथरूमों की बात ज्यादा करते हैं। और गुजरात के अमीर, सूरत के अमीर, कहीं आणंद के अमीर, जब उनके पास पैसा होता है तो कहीं ऐसे भव्य आयोजन करते हैं, कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं, कहीं साहित्यिक आयोजन करते हैं। ये फर्क होता है दोस्तों। वो गुजरात का एक किसान जिसने वहां पर खेती का विस्तार किया था, चला गया था फटे हालसा। गुजरात के किसान के पास जवाब देने का तरीका सलीका होता है। बंबई के तीनों अमीर आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत का जो हल्का स्तर है वो उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। बातचीत के जो हल्के शब्द हैं वो उनके हैं, आपको सिर्फ आनंद लेना है। एक ने कहा, एक अमीर ने कहा बंबई ने कि मेरा मकान आके देखो शर्मा जी, नया बाथरूम बनवाया, 30 लाख रुपए लगा दिए अपने बाथरूम में, आवाज सारी की सारी स्टीरियोफोनिक साउंड में आती है। तो दूसरे ने कहा मिश्रा जी बस 30 लाख, मैंने तो लगा दिए 50 लाख, पूरा फर्श मर्सराइज्ड, पूरा काम कंप्यूटराइज्ड, आपको एंट्री मार के बैठने बस की देर है, बाकी सारा काम कंप्यूटर के हवाले। एंट्री करते वक्त आपका वजन आए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कार्यक्रम के बाद आपका वजन आए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उस वजन में इस वजन को घटा दो तो आपका योगदान निकल आए कि आपने देश के लिए क्या किया। तो तीसरे ने कहा जी मैंने तो लगा दिए 70 लाख, छोटा मोटा जिम बना के रखा मैंने अपने बाथरूम को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 20 उठक बैठक इधर मारो उसके बाद इधर। अब ठाका हा तालियां। तो अब उन्हें ध्यान आया कि वो गुजरात का किसान खड़ा, आणंद का फटे आलसा, उससे पूछा तेरा क्या रे। उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं। उसने जो विनम्रता से जवाब दिया, कहीं आपके कलेजों में ठक से लग जाए, गुजरात का स्वाभिमान बोले तो सारे हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। उससे पूछा तेरा क्या रे। उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं। उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि बाबूजी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, 30 लाख, 50 लाख और 70 लाख, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सुबह 5 बजे लोटा लेकर मैं जिस खेत में जाता हूं उस खेत की बोली आमिर खान 7 करोड़ रुपए लगा चुका है। हाँ, तालियों का शोर और बड़े। उसने कहा 5-7 करोड़ के बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं साहेब। और अपने गुजरात के उस किसान के कविता प्रेम को प्रणाम करना। उसने कहा कि घरौंदे 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 बनाते हम रेत में, आज इस खेत में। अच्छा, आप लोग भी वहीं जाते हैं क्या? ने मेरे सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और 2 पंक्तियां मुनव्वर राणा की कही थी उस मंच से, उस प्लेटफॉर्म से, जिस पर शेखर सुमन और सिद्धू ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था। मैंने गुजरात के किसान और मजदूरों के सम्मान में कहा था कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहां मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। साहब प्रणाम करता हूं गुजरात की धरती को। गुजरात की धरती को इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपकी धरती ने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसके चयन पर पूरा देश झूमा। वो पहला प्रधानमंत्री था जिसने जाकर के पहली बार संसद की सीढ़ियों को चूमा। मोदी जी एक बार जोरदार तालियां उठें। पहली बार पूरे देश ने, पूरे विश्व ने हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद और कद को पूरी तरह से स्वीकारा। और पहली बार भारतीय सेना ने किसी शेर प्रधानमंत्री के आदेश पर म्यांमार में घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। मैं प्रणाम करता हूं आपकी धरती को साहब, जो ऐसा शेर प्रधानमंत्री देते हैं साहब। और एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं, एक शब्द आया असहिष्णुता। इतने दिल वालों ने मिलकर के जो दिल वाले का बहिष्कार किया है, उसको समझ में आ गया कि असहिष्णुता क्या होती है। मैं आपकी धरती को भी इसलिए प्रणाम करता हूं। आज ये जितने दिल वाले हैं, बहुत अच्छे, आज ये कविता का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। मैं एक कविता विशेष सुना देना चाहता हूं। जो लोग अब भी आ रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। लगता है अलग अलग टाइम दिया गया था लोगों को, जिनको जो टाइम दिया गया था वो उस टाइम पे आ रहे हैं। आइए, आप लोग सही समय पे आए, हम ही कुछ जल्दी शुरू हो गए थे, क्या करें सर। हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, अगली बार थोड़ा देर से ही शुरू करेंगे। देर से आना हमारी राष्ट्रीय, इनके ऊपर हंसने की कोई जरूरत नहीं, राष्ट्रीय परंपरा है देर से आना। अमेरिका में लादेन ने जब
अपना बारूद भरा हवाई जहाज टकराया था तो वो सब लोग निपट गए थे जो सही टाइम पे टावर में आए थे। अपने हिंदुस्तान का एक भी नहीं मरा, क्योंकि अपन कहीं टाइम से जाते ही नहीं भाई साहब। इसलिए जो लोग आ रहे हैं वो समझदार लोग हैं, मस्त लोग हैं, हंसी आपके अंदर होती है। मैं तेरापन, ये जो ब्लू ब्रिगेड बैठी हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। जिस दिन संसद भवन में ऐसे ऊर्जावान आधे लोग भी आ जाएंगे, संसद भवन का हुलिया बदल जाएगा भाई साहब, मैं सच बताता हूं। आइए वो कविता देता हूं जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा। इस तरफ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, काफी सारी बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं। ये सब काम चलता रहता। मेरी कविता मीडिया की उपज है, जिस कविता ने मुझे इतने बड़े कवियों के बीच उठने बैठने लायक मेरी औकात बनाई साहब, वो कविता बड़े प्यार से आपको देता हूं। कीमती 5-6 मिनट दीजिएगा। ये पीछे राम लक्ष्मण भरत भी आ गए हैं, आगे आगे बजरंग बली नेतृत्व कर रहे हैं उनका। माता सीता की खोज में निकले हैं, पता नहीं जहां जाकर के मिले इनको। हालांकि आजकल ऐसे लोग जब माता सीता की खोज में निकलते हैं तो राखी सावंती मिलती है अंत में। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मस्ती में रहिएगा, मैं टेंशन का कभी हूं नहीं साहब। टेंशन देना बहुत आसान काम है। टेंशन किसी को देना 1 मिनट नहीं लगता साहब। कोई उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। आपको अगले को टेंशन देना 1 मिनट खर्च करिए। आप उसके पास रुकिए, प्यार से मुस्कुराइए और कॉन्फिडेंस के साथ बोले भाई साहब नमस्ते और निकल लीजिए। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था, मैं क्यों नहीं जानता, शर्मा तो नहीं था। इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं देता। आप तो हंसिए, मुस्कुराइए, और हंसी कभी भी कहीं पर भी निकल आए। आप केवल टेलीविजन सीरियल्स के होर्डिंग देखिए, बोर्ड देखिए, तो आपकी हंसी अगर आपके अंदर है तो निकल आती है। 2007-8 का वो समय लाफ्टर का, हमारे डायरेक्टर ने कहा टेलीविजन के होर्डिंग से भी निकल सकती है क्या हंसी। मैंने कहा बिल्कुल निकल सकती है। आप टेलीविजन के होर्डिंग्स ध्यान से देखिए, जो एड आते हैं टेलीविजन सीरियल के, उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके बाद सीरियल जितने दिन आना होता है वो लिखा रहता है। सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार। मैंने ऐसे ही एक होर्डिंग देखा टेलीविजन का, उसमें लिखा था क्या तुलसी मिहिर से मिल पाएगी, सप्ताह में 2 बार। कितनी बार आपने पढ़ा होगा, हंसी आपके अंदर है। क्या वंश को गोली लगेगी, सप्ताह में 2 बार। एक होर्डिंग देखा, मैंने माथा पीट लिया। मैंने कहा तुम्हारे बाप नहीं कर सकते, साइंस आज तक नहीं कर पाया। उसमें लिखा था क्या कुसुम मां बन सकेगी, सप्ताह में 2 बार। अब कोई बना ले साहब, आपके अंदर होती हंसी, बस आपको निकालने की जरूरत है। मैं प्रणाम करता हूं। वो कविता मीडिया की उपज है साहब। मीडिया आजकल का इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया। बहुत अच्छे श्रोता बैठे हुए। मीडिया आजकल का इतना तेज हो गया कि इधर घटना घटी और अखबार में हाजिर, घटना घटी और अखबार में छपी। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती हैं कि अखबार में छपे तो हम घटें। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बंदरिया बोर हो गई तो उसने बंदर से कहा इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। उसने आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब साहब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां। भागते भागते जंगल खत्म हो गया तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा कि एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन पर अखबार रखा था, अखबार पर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा, उसने चश्मा लगा लिया, अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया, क्योंकि बंदर तो पूरा अखबार में ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या। तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या। इतना तेज मीडिया हो गया है साहब। तब इस मीडिया को प्रणाम करता हूं। तो एक घटना घटी जब अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर गए
तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंका था। अंतरराष्ट्रीय घटना थी जो 6 महीने तक टीवी पर दिखी साहब। बुश जूता जूता बुश टीवी पर 6 महीने दिखाया गया कि बुश ने गर्दन बचाई, जूता बुश के पीछे ऐसे गिरा। मैंने जैदी से पूछा, मैंने कहा रे तुम बहादुर कौम, तुम लोग तो बम फेंक के मारा करते थे, जूता कब से फेंकने लगे? उसने जो जवाब दिया तबीयत खुश कर दी। बोले देखो सुंदरानी जी, किसी के ऊपर बम फेंक के मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है। एक बार किसी पर जूता फेंक के देखो, अगले को लगे नहीं लगे, अगले का काम तमाम हो जाता है। मैंने कहा बहुत सही बात कर रहा है। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर कभी उस भ्रष्ट नेता पर। अभी 7 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चलाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं, लोग समझ जाते हैं। तो जब लगातार लगातार भ्रष्ट नेता जूता जूता भ्रष्ट नेता चला तो लोगों ने जूते को बधाई दी। जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पर, तो मैंने भी बधाई दे दी। जूते भाई मेरी भी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता पहली बार फूट फूट कर रोया। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम सूरत गुजरात जा रहे हो जहां कविता को बड़ा प्यार मिलता है, और आज तो ये भव्य मंच है, गणपत बंसाली जी के संयोजन में ये कार्यक्रम और तेरापंथी नवयुवक, अगर मेरा दर्द तरीके सलीके से रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे गुजरात सूरत के लोगों, जूते का दर्द रखता हूं आपके सामने। एक पल के लिए मैं आपसे बात, ये समझ ले जूता आपसे बात कर रहा है। जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। गुजरात कविता को खूब स्वीकार करता है, मुझे निराश मत कीजिएगा, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई क्या प्रारंभ दिया, क्या शुरुआत दी। मुझे तो अच्छे। लगता है आगे चल करके तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में। बस ऐसे सुनेंगे तो अगले 4-5 मिनट आनंद आ जाएगा कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। बहुत अच्छे अशोक। तालियां गलत जगह पर बजा दी, तालियां तो पूरे सदन से मांगता हूं अगली पंक्ति में। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। बहुत अच्छे। और इतिहास संभाले ये नौजवान, उस इतिहास से गुजरने वाले, उस एहसास से गुजरे होंगे या गुजरने वाले होंगे। वो एहसास आपके पास तक पहुंचे तो आपका प्यार यहां तक आए कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और सौंपता हूं कविता की प्राण पंक्ति, आपकी तालियां बजाने की ऊर्जा, क्षमता, अवधि तीनों एक साथ देखना चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अशोक, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। और 1.5 मिनट में संभाल लें जूते का दर्द। कहीं आपका जैन दर्शन दिखे तो प्यार मिले इस छोटे से कवियों को बड़े कवियों की उपस्थिति में।
कि जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 वर्ष तक हम ही ने चलाया। कि आजादी के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें, या अंबेडकर जी के प्रयास से, या सरदार पटेल जी के प्रयास से, तमाम लोगों के प्रयास से एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? वाह, माफ करें, ये तालियों की पंक्तियां नहीं, अब आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था, क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस पवित्र वातावरण में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो विदा कीजिएगा मुझे कि इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से ही ठाकों का महोत्सव हो जाए। कि इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, क्या सुनाऊंगा, क्या सुनते हैं आप लोग, अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है। क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल भगवान तो यही मिलेंगे। आपने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। आप सब अनुभवी लोग हैं, क्या कविता सुनाए। लेकिन मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं तो कहते हैं कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार के साथ सुनते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं और मांगता हूं तालियों का महोत्सव मेरे लिए नहीं वरन उसके लिए जिसकी बात कहना चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दीजिएगा हाथों को ताकत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। बहुत अच्छे, वाह वाह। जब हम पढ़े और आग विदा वहां तक पहुंचने में मदद कीजिएगा। जब हम पढ़े और कहीं आपके अंदर का अन्ना फट पड़े, भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठे, तो 2 पंक्तियां स्वीकार कर लें कि जब हम पढ़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर सरहद के उस पार जाएगा। लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की एक गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
इसके बाद भी भाई साहब ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं, इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, इन्हीं के कारण सारे झगड़े फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर बहुत रोई थी। अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अशोक सुंदरानी, बहुत अच्छे।